बस हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस को ड्राइव करने वाला इकलौता प्रोसेस है। बड़ा बिजनेस, बड़ा टीम, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। सो आज इसके बारे में बहुत सारे बातचीत करेंगे, ऐसे बहुत सारे बातचीत जो हो सकता है आप लोग पहली बार भी सुने। और ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे पास आज तीन बहुत एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल, आप कह सकते हो सक्सेसफुल प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर्स। This is going to be a very informative and helpful session for your career with Estonia One. So ये मौका आपके टीम के दूसरे मेंबर्स को नहीं गंवाना चाहिए, उनको एक बार दोबारा कॉल करें। एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग वाले आज हम लोग। गुड बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ अच्छा काम नहीं होता है। गुड बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब जो बेसिक डेली हैबिट्स होते हैं उसको भी गुड बिजनेस प्रैक्टिस कहते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसके लिए कंज्यूमर चाहिए। बिना कंज्यूमर का कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं होगा, सरवाइव नहीं करेगा। रिक्रूटमेंट का जो कॉमन सा मीनिंग है कि आपके काम के लिए, आपके कारोबार के लिए, देश के लिए, संस्थाओं के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, डिफेंस के लिए, जहां में भी काम के लिए लोगों की जरूरत होती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, उन लोगों को काम के लिए हायर किया जाए। इसी को आम भाषा में रिक्रूटमेंट किया जाता है। आर्मी में होता है, नेवी में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, टीचर्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, एवरीवेयर देयर इज रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में भी रिक्रूटमेंट उसी तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे मायने भी हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का रिक्रूटमेंट बहुत क्रुशियल है, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का पूरा बिजनेस रिक्रूटमेंट पे डिपेंड करता है। रिटेल एक हद तक का बिजनेस को सरवाइव करा सकती है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपके पास रिटेल करने के लिए भी एक टीम हो, और उस टीम को आपको रिक्रूट करना होता है। सो जितने लोग ऐसा मानते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी, ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शुरू में हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, एक दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप टीम बनाते जाते हैं, आप लोगों को रिक्रूट करते जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, फिर ये बड़ा सा टीम मिलके और ज्यादा लोगों को रिक्रूट करते हैं, एंड वी मेक ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। सो आज इसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन एक्सपर्ट हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के मैं मानता हूं कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर्स हैं। So let's put your hands together to welcome the first person in the panel. We'll start with ladies first. From Mumbai, Hetal ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं सारे एक्सपर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा जब मैं एक बार सबको पैनल पे बुला लूं. So I'll give the little briefing. Then we have from Surat, Krishna sir. Thank Krishna you, sir. Singh Thank sir. you so much. Sir, welcome. Come to the panel. Thank you, sir. Thank you, Swakurji. We have Sunil Sharma sir from Chandigarh. Am I audible? आपका नेटवर्क वीक है सर थोड़ा सा. हाँ, Recording stopped. आई थिंक ईश्वरपुर जी का नेटवर्क नहीं था, नहीं है सपोर्टिंग में, तो वो एग्जिट हो चुके हैं, वो रीजॉइन कर लेंगे. आई थिंक ईश्वरपुर जी हमें इंट्रोड्यूस ही करना चाह रहे थे, तो हम खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो हम कृष्णा जी से शुरू करते हैं. Recording in progress. Thank you, Hetal ma'am. Okay, sir. Sorry for the Okay. network inconvenience. नो प्रॉब्लम. So मेरे साथ कनेक्टेड है फ्रॉम मुंबई हेतल मैम, फ्रॉम सूरत कृष्णा सर, और कृष्णा सर के भाई विवेक सर,
मेरे साथ इस वक्त हम लोग त्रिची में हैं, एंड फ्रॉम चंडीगढ़ एक्चुअली इस वक्त सुनील शर्मा सर भी जम्मू में हैं। कल वहाँ पे हमारा एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। सो मैं सारे डेलीगेट्स का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, एंड टू talk about them little briefing. Hetal ma'am, more than 25 years of experience in direct selling, एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर रही, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और बहुत ही प्रोफेशनल है बिजनेस को लेके। कृष्णा सर का पास्ट बैकग्राउंड बिफोर डायरेक्ट सेलिंग टेक्सटाइल्स में थे, टैक्स कंसल्टेशन में थे, एंड लास्ट 12-15 ईयर्स डायरेक्ट सेलिंग में है। और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड यहाँ पे भी उन्होंने बिजनेस को बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ड किया। सुनील शर्मा सर के भी सिमिलर एक्सपीरियंस है। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया में उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। तो मैं सारे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। सुनील सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, बिल्कुल सर, परफेक्ट है। मुझे अब नहीं Thank दिखाई you. दे रहे थे इसलिए पूछा। सुनील सर की फ्रेम ना फ्रीज हो गई है। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। मैं एक बार इसको ठीक है। चेंज हुआ अभी। आप हाँ जी। ओके। आज हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। सुनील सर, आप दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, शायद आपका वीडियो फिर भी नहीं आया। सो आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। इन तीनों चारों लोगों के अलावा, तीनों लोगों के अलावा हमारे आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। अगर टाइम मौका मिलेगा हम उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। हेतल मैम, आपसे शुरू करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके बारे में हर कोई बात करता है। आप इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में एलाबोरेटली एक बार डिस्क्राइब करें, रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है वो एक फ्रीलांसिंग प्रोफेशन है। मीन्स यहाँ हम ट्रेडिशनल जॉब्स की तरह किसी को भी रिक्रूट करके कोई टाइमिंग या कोई बंधन में नहीं लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, हम लोगों का एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं जो लोग मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। खुद का पर्सनल गोल भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है लोगों को वहां तक पहुंचाने का। बट जो मेन मकसद होता है डायरेक्ट सेलिंग में रिक्रूटमेंट का, वो मुझे लगता है कि टाइम लिवरेजिंग का होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम करते हैं। कुछ लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एज अ प्रोफेशनल फुल टाइम करने लगते हैं। तो जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, या तो वो अपने जॉब के साथ कर रहे हैं या बिजनेस के साथ कर रहे हैं, या अगर हाउसवाइफ्स हैं तो वो अपना घर, पति, बच्चा, फैमिली सब संभालते हुए कर रहे हैं। तो व्हाट almost everybody is looking out for is partners who can work together and leverage the time. कहते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ 100 लोग हो और वो 2-2 घंटा भी काम करते हो तो आप 200 घंटे काम कर रहे हो, जो और कहीं हम नहीं कर पाते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में थ्रू रिक्रूटिंग वी कैन लिवरेज आवर टाइमिंग एंड वर्क फॉर मोर आवर्स एट मेनी मोर लोकेशंस ऑल ओवर द कंट्री। हम अलग अलग लोकेशंस पे कुछ लोगों को हमारे साथ रिक्रूट करके काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, वो हम थ्रू रिक्रूटिंग ही कर सकते हैं सर। वंडरफुल। तो एक चीज मुझे समझ में आया और वो ये है, जैसे किसी और चीजों में रिक्रूटमेंट होती है उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अगर हम कोई टीम बनाते हैं, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, हम वी लुक एट इट एज अ टीम कि सारे लोग मिलकर काम करेंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग इज काइंड ऑफ सिलेक्टिंग एंड हायरिंग ए टीम जो एक जैसा थॉट प्रोसेस, एक जैसा मेंटेलिटी और एक साथ में काम करने के लिए जुड़ेंगे। वंडरफुल। आगे बढ़ेंगे कृष्णा सर। हर हर रिक्रूटमेंट जहां में भी होता है, हम जहां पे लोगों से जुड़ते हैं, जो जुड़ता है चाहे वो जॉब में जुड़ा हो, टीचर किसी स्कूल में जुड़ा हो, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जुड़ा हो, उसका भी कुछ ना कुछ फोकस होता है, और जो उनको हायर करता है उनका भी कुछ ना कुछ फोकस होता है। जब एज ए डायरेक्ट सेलर मैं किसी को रिक्रूट करूंगा
मेरा फोकस उसके लिए कहाँ पे होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फोकस? जब भी डायरेक्ट सेलिंग का सर, पहले तो मैं एक बोलूं कि एक चीज हम लोग बोलते हैं कि हर काम का एक स्वभाव होता है, और डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वभाव है वो है, यानी हम किसके बिजनेस में हैं, लोगों के बिजनेस में हैं। जब हम लोगों के भी, यानी हमारे जो, मैं बोल सकता हूँ कि रॉ मटेरियल कौन है, वो हैं लोग। ठीक है। तो ट्रू। हमारे बिजनेस का स्वभाव मुख्य रूप से, जैसे मैं बोलूं कि मैं डायमंड सिटी सूरत से हूं, अब मैं डायमंड का बिजनेस, मुझे डायमंड के बिजनेस में मुझे आगे जाना है। मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मेरे हाथ में डायमंड नहीं है, क्या उस बिजनेस में मैं सफल हो सकता हूँ? कभी नहीं सफल हो पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हम जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, साथ ही साथ इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो मैंने अभी, आपने शुरू किया था कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन आएगी, लेकिन अगर हमको बड़े लेवल पे अचीवमेंट करना है, ग्रोथ हासिल करनी है, और जिस ड्रीम की और सक्सेस की हम बात करते हैं, वहां पे नेटवर्क जब तक, यानी जो मैम ने बोला कि टाइम को लिवरेज करना, वो कब होगा? जब हमारे साथ तेजी से लोग आएंगे। अब मुख्य इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है सबसे पहले किसी के भी साथ जब हम बैठते हैं, तो मेरे लिए सबसे प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले उनको मैं करेक्ट जानकारी दूं, सही जानकारी उन तक मैं पहुंचाऊं। जानकारी किस चीज का? जानकारी कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में, हमारे विजन के बारे में, यानी ये सारी चीजें सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा इससे भी कनेक्ट करूंगा कि जब वो साथ में आ गए हैं, तो मुझे लगता है एफआईएम हमारा सबसे प्रूवन मॉडल बन चुका है कि हम सिर्फ उसी को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहली मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी कि उनको अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी, ना कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जब लोग नए होते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, गलतियां इस तरह की, हम हाँ। एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, ओवर कमिटमेंट करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, आप तो बस शुरू करो, ये सारी चीजें कतई नहीं। शुरुआती दौर में जैसी हम बातें करेंगे, जो काम हम करेंगे वही लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो सही जानकारी देना, चाहे वो प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, प्रोफाइल हो गई, या फिर पूरे हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको सही जानकारी देना। उसके बाद उससे अवेयर कराना, विजन को स्पष्ट करना, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये जब पहली बार मैं कर लूंगा, वो धीरे धीरे प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल होता है सक्सेस की तरफ जाना, उसमें हम तेजी से जा सकते हैं। जी सर। वेरी नाइस। रिक्रूटमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे, जैसे हेतल मैम ने कहा, विवेक सर ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग की रिक्रूटमेंट और दूसरे किसी भी प्रोफेशन की रिक्रूटमेंट एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे प्रोफेशन में लोग सर्विस ढूंढता हुआ जाता है, जिनको जरूरत है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों के पास जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। तो यहां में एक चीज जो ज्यादा मायने रखती है, जैसे विवेक सर ने कहा, कृष्णा सर ने कहा, दिस इज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू और दिस इज ऑल्सो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां में दो तीन चीजें मैं ऐड करूंगा, जिससे हमें हमेशा फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं, उनको बताने वाले हैं। तो हमारे पास दो तीन ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो प्रभावित होगा, जिससे वो अट्रैक्ट भी हो सकता है। पहला है कि उनको क्या चाहिए। हो सकता है मेरे स्क्रीन में आप हेतल मैम को देख रहे हैं, कृष्णा सर को देख रहे हैं, सुनील सर को देख रहे हैं। हो सकता है हेतल मैम को सिर्फ एटीएजिंग की जरूरत है, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। हो सकता है कृष्णा सर एक समाज सेवक है, उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम है, और उनको इनकम नहीं चाहिए, लोगों की मदद करना चाहते हैं। हो सकता है सुनील सर इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाना चाहते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर नीड, ये एक फोकस हो सकता है। दूसरा है कि जब हम उनको ये बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्णा सर ने कहा कि सही इंफॉर्मेशन दें, उसमें भी हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और जब कोई रिक्रूट हो जाता है, वहां से जर्नी शुरू होती है। डायरेक्ट सेलिंग में आगे भी बात करेंगे, रिक्रूटमेंट करने तक हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर देते हैं, हमें लगता है हमारा काम खत्म हो गया। वहां से एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। सो कमिंग टू सुनील सर, और थोड़ा एलाबोरेटली आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या रिक्रूटमेंट सिर्फ हमें टीम देती है, बिजनेस वॉल्यूम देती है, या फिर रिक्रूटमेंट के और भी बहुत सारे नीड है, इंपॉर्टेंस है? अनम्यूट कर लेना सर एक बार।
थैंक यू इशफाकुर सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है ये वास्तव में हमारे बिजनेस के लिए फ्यूल का काम करता है। बिजनेस में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए कंटिन्यू रिक्रूटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करना चाहूँगा रिक्रूटमेंट को लेके, कई बार हमें ये लगता है कि सिर्फ नए लोगों को रजिस्टर्ड करना रिक्रूटमेंट है, या कई बार हम इस कोशिश में भी रहते हैं कि कहीं से कोई कोई अच्छा कोई लीडर आ जाए और उससे उसको हम ले आए और वो आके कुछ काम कर दे। यहाँ यहाँ पे दोनों चीज़ें इस बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकती जब तक हम एक रिक्रूटमेंट फनल क्रिएट नहीं करेंगे। और रिक्रूटमेंट फनल में लोगों को लेके आना विद मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आप होम मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप एवन एकेडमी के जो सेशंस हैं, एनएफएल है या सुपर संडे है, उनके थ्रू भी, या जो हमारे फिजिकल बड़े इवेंट्स हैं, आईएफडीएस है, और इन सारी चीज़ों से भी कर सकते हो। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों चैनल आपको यूज करने पड़ेंगे ज़्यादा लोगों को लेके आने के लिए। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछी कि ये सिर्फ वॉल्यूम लेके आने के लिए नहीं है, ये हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और फ्रीडम वहां तक लेके आता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा बिजनेस बढ़ने से नहीं होगा, जब हमारे साथ जो लोग आए हैं जब वो ग्रो करेंगे तब हम एक्चुअल में बिजनेस को उस लेवल तक लेके जा पाएंगे। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब रिक्रूटमेंट के करने के बाद उसका एफआईएम करना, उसका उसका कंसेप्ट क्लियर करना, फिर उसको बिल्ड करना एक व्यक्ति को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमने उसको पूरा पूरा साइकिल उसका पूरा किए नहीं किया। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले लेना, रजिस्टर्ड करना रिक्रूटमेंट नहीं है। एक लीडर का सिस्टम में आने के बाद उसका पूरे का पूरा साइकिल है, उसका वाई क्लियर करना है, उसकी बेसिक्स का एक कंसेप्ट क्लियर करना है, लिस्ट बिल्डिंग, फॉलो प्लान कैसे दिखाना है, कंसेप्ट कैसे रखना है। उन सारी चीजों के बाद फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, बिजनेस इज ऑल अबाउट द बिल्डिंग द पीपल। रिक्रूटमेंट के साथ उन लोगों को हमने बिल्ड भी करना है कि वो कम से कम एक डिपेंडेंट ना बन के इंडिपेंडेंट बने। और इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति तब बन सकता है जब उसको उसको सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी हो कि ये बिजनेस किस तरीके से काम करता है और कैसे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है। तो ये हमेशा हमें माइंड में रखना है कि दिस इज नॉट अबाउट कि हमें बहुत लोग भरने का बिजनेस नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनका हमें पूरा साइकिल कंप्लीट करना है और उनको बिल्ड करना है। वही हमें सस्टेनेबिलिटी देगा, वही प्रॉफिट का मोमेंटम देगा। फिर पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। डेफिनेटली बिजनेस बड़ा होगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। पर हम कितना लोगों को बड़ा कर सकते हैं या उनको बिल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, वो रियल प्रोडक्टिविटी लेके आता है बिजनेस में। थैंक यू सुनील सर। अभी सुनील सर ने एक बहुत अच्छी बात की है, और डायरेक्ट सेलिंग में ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है। मेरे टीम में 2000 लोग हैं, मेरे टीम में 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते जिनका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे, एक आईडी उनको मिल गया। हेतल मैम, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअल टीम साइज क्या होता है? जो मैंने रिक्रूट किया वो मेरा टीम साइज है, या फिर जो सम हो लोगों का आईडी लगा हुआ सिस्टम में वो रिक्रूटमेंट है? पहला सवाल। दूसरा ये है, अक्सर ये भी देखा जाता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद या फिर एक सर्टेन पोजीशन के बाद लोग रिक्रूटमेंट करना बंद ही कर देते हैं। क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारे नुकसानदायक है? सो ये दोनों सवालों का जवाब थोड़ा डिटेल्स में दीजिए। अ, सर, सबसे पहले आपने कहा कि टीम साइज क्या होती है। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, दे आर फ्रीलांसर्स, उन्हें कोई रोज रिपोर्टिंग नहीं करनी है। बट हम अगर उनका वाय जगाते हैं, हम उनका पेन पॉइंट समझते हैं, कि क्या वो क्यों आए। सर, कोई यूं ही फॉर्म नहीं भरता या कोई यूं ही हमें आधार पैन नहीं देता। उसके अंदर कोई ट्रू। तो ख्वाहिश होती है जो अधूरी है और जो वो डायरेक्ट सेलिंग से पूरी करना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो एक हाश हो जाती है कि हाँ, अब आ गया ना। तो इंसान उसके बाद ना उसके पीछे न लगते हुए कई बार नेक्स्ट को पहुंच जाता है। तो हम्म।
सर जो आया है ना, पहले उसकी कीमत हमें करनी होगी कि ये आए हैं तो क्यों आए हैं, इन्हें क्या चाहिए। एंड एवरीबडी डज नॉट कम इन डायरेक्ट सेलिंग फॉर मनी। बहुत ट्रू। बार मैं लोगों का एम्फेसिस मनी 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 पे बहुत देखती हूँ, बट डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग पैसों के लिए नहीं आते हैं। कोई ट्रू। रिकॉग्निशन के लिए आता है, कोई कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आता है, कोई पॉजिटिव एसोसिएशन के लिए आता है, कोई बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिए आता है, कोई हेल्थ के लिए भी आएगा। तो हमें सबसे पहले उनका व्हाय जानना होगा, उनके बारे में चीजें समझनी होंगी। कई बार पीपल आर स्ट्रेंजर्स जो आते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके आइस ब्रेकिंग करनी होगी। सिर्फ जाके यूँ ही नहीं किसी को पूछ सकते कि अरे तू क्यों आया? दे वोंट आंसर अंदर से। तो कई बार हमें वो आइस ब्रेकिंग करके, कई बार उनके साथ वो कनेक्ट बना के फिर जानना होगा कि व्हाय दे आर हियर। और धीरे-धीरे जो एक अनजान इंसान है, उसके साथ एक परिवार वाला रिश्ता क्रिएट करना होगा। सर मैंने देखा है कॉर्पोरेट्स में ना लोग 10-10 साल एक साथ काम करते हैं, बट व्हेन दे मूव ट्रू। ऑन, दे वो जब दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो ऐसा कोई उनका बहुत ज़्यादा कनेक्ट बाद में नहीं रहता। बट डायरेक्ट सेलिंग ट्रू। में मैंने देखा है कि स्ट्रेंजर्स आते हैं, बट दे आर मोर देन फैमिली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली। दे आर मोर देन फैमिली। तो ये सबसे पहले बनाने से बनेगा, जो आजकल मुझे थोड़ा-सा कम दिखता है। पहले जो कनेक्ट बनता था, पहले जो लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे, आजकल बहुत कॉपी पेस्ट वाला ज़माना हो गया है। तो कोई भी चीज़ है लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले तो हर चीज़ के लिए हम अपनी टीमों को मिलते थे, सामने बैठते थे, बातें करते थे, तो वो कनेक्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। और आज भी अगर वो हम कनेक्ट बनाएँ तो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े रीज़न्स के साथ आ रहे हैं। और वो रीज़न अगर वो देख लें कि पूरा हो सकता है, तो वो इस इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले हमें चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, आइस ब्रेक करना होगा। और जो आपसे कनेक्टेड है, जो प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट के फैन हैं, जो प्रोडक्ट को पागलपंती से प्रमोट करते हैं, वो आपके रियल लोग हैं, वो आपकी टीम साइज़ है। टीम साइज़ वो नहीं है जो आपको ऐप पे या वेबसाइट पे दिखाई दे रही है। दैट इज़ द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस व्हिच वी हैव डन। बट बहुत सारे हम्म। लोगों को हम मिस आउट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक दफ़े प्रोडक्ट दे दिया, यंग फ्यूल दे दिया, अब हम सब उनको भूल गए होंगे। तब वो ट्रू। आए, 2500 पीवी आया, वो प्रोडक्ट यूज़ करने लगे। वो बहुत एक्साइटेड भी थे, बट बिकॉज़ ऑफ नो फ़ॉलो अप, हो सकता है वो आज कनेक्टेड भी नहीं है। तो the team size is the people who are excited and connected and passionate about your ट्रू। business and the system. तो वो एक हमें ध्यान करना है। सर दूसरा सवाल आप एक बार प्लीज शॉर्ट में बोल दें। कि दूसरा सवाल ये था कि बहुत जल्द लोग रिक्रूटमेंट करना छोड़ भी देते हैं, मे बी एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बंद कर देते हैं और कभी रिक्रूट नहीं करते। ये कितना नुकसान कर सकता है हमारे सिस्टम को? सर रिक्रूटिंग एक डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमें चालू रखनी होगी। हम कोई भी लेवल पे आ जाए, हमें लोगों को इस सिस्टम में लाना होगा, ताकि हम उनके साथ एक्साइटेड रहें और हम उनके साथ पैशनेटली और नए लोकेशंस बिल्ड करते रहें। कई बार लोग रिक्रूटिंग इसलिए छोड़ देते हैं सर, कई बार ऐसा होता है इंसान मैनेजर बन जाता है, उसको 45-50 हज़ार आने लगते हैं, तो वो वहाँ कंफर्टेबल हो जाता है। आया तो बड़े ट्रू। के लिए था, आया तो था कि 5 लाख 10 लाख भी कमाएँगे इस सिस्टम से। बट समवेयर सर बहुत बार इंसान की जब ज़रूरतें पूरी होने लगती है, 45-50,000 उसको एक लेवल की कंफर्ट देने लगती है, तो वो सोचते ठीक है, अभी नहीं रिक्रूट करूँगा, जो है उसको मैनेज करूँगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में ना नो वंडर हम सबको अपनी टीमें मैनेज करनी होती है, बट टीम ना कभी बोला हुआ नहीं करती है। जो टीम देखती है वही वो डुप्लीकेट करती है। अगर मेरी टीम मुझे फील्ड पे देखेगी और प्लान्स करते हुए देखेगी, तो मेरी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। अगर मेरी टीम खाली मैनेजर का रोल प्ले करते हुए मुझे देखेगी कि अब ये अपनी टीम के पीछे दिन भर लगी हुई है,
तो मेरी टीम भी वही काम करेगी। और रिक्रूटमेंट सर एक टाइम के बाद ना लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी देने लगती है। हम जब तक मैनेजर नहीं बनते, सीनियर मैनेजर नहीं बनते या डीजीएम नहीं बनते ना, तब तक हम लोगों की ना सुनने के लिए बहुत रेडी होते हैं। और एक पॉइंट ट्रू। के बाद जैसे वो कोई ना कोई एक टैग, एक लेवल मिल जाता है, तो इंसान को ना से थोड़ी परेशानी होने लगती है। और तब ना वो रिजेक्शन के लिए रेडी नहीं होते हैं और वो बाहर नहीं निकलते हैं। अ, आप कितने भी बड़ी लेवल पे हो, लोगों को लगता है कि छोटी लेवल पे ही रिजेक्शन आता है, बट मैं बताना चाहूँगी बड़ी लेवल पे ज़्यादा आता है। बड़ी लेवल ये कह के मुकर जाते हैं कि आपने तो कर लिया, हम नहीं कर पाएँगे। और वो आपको बहुत खूबी से रिजेक्ट कर देते हैं। और कई बार वो थोड़ा अंदर से एक हर्ट वाला फीलिंग आ जाता है कि अरे यार मैं तो सब कुछ करके बैठा हूँ फिर भी लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास ट्रू। डेजिग्नेशन है, पैसा है, ट्रिप्स है, अचीवमेंट्स है, फिर भी लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है, इसके लिए लोग रिक्रूटिंग कर कम कर देते हैं। और एक कंफर्ट जोन है ना सर, ह्यूमन इज मेड टू बी कंफर्टेबल। ह्यूमन की ट्रू। बॉडी, ह्यूमन का ब्रेन है ना, उसको कंफर्ट के लिए बहुत डिजाइन किया गया है। तो बाहर निकलना, नए कॉल्स करना, नई प्रोस्पेक्टिंग करना और लोगों को रिक्रूट करना और फिर नए सिरे से उनके साथ वापस से एबीसीडी से लेके काम शुरू करना, उनका वाय ढूंढना, उनका पेन पॉइंट ढूंढना, ये सब एक काम है। और कई बार वो बोलते हैं ना, इंसान जब कंफर्ट जोन में है ना, तब उसके लिए रेडी नहीं होता। इसके लिए जैसे इंसान की लेवल्स और डेजिग्नेशंस और चेक्स ग्रो होते हैं, तो वो रिक्रूट करना छोड़ देता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस इंडस्ट्री का पूरा पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क बनाना चाहते हैं और कहीं वो ऐतिहासिक अपने नाम को बनाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा बनना है मुझे इस इंडस्ट्री में, तो आपको रिक्रूटिंग और रिटेंशन, ये दोनों का एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। मुझे भी ऐसा लगता है कि 3 4 5 लाख के बाद मॉनेटरी नीड ज्यादातर लोगों की नहीं रहती। उस वक्त हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें स्टेज चाहिए, लोग हमें फेलिसिटेट करें, लोग हमें देखें, लोग हमसे इंस्पायर हो। वो रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अगर हम इस रिक्रूटमेंट के फनल से बाहर चले जाते हैं तो शायद हम सिस्टम से धीरे धीरे इग्नोर हो जाएंगे। सो मूविंग अहेड, कृष्णा सर, रिक्रूटमेंट अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो, और अगर करने के लिए करना चाहें तो लोग एफर्ट लगा के शुरू में भी किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये मुश्किल लगने लगता है क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, 3 4 5 स्टेप्स होते हैं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं और उसके थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे कि इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या करना होता है। चलो, मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस की इसी को मैं बैकबोन बोलता हूँ, जिसको हम लोग अपने ट्रेनिंग में बोलते हैं बेसिक्स। ठीक है। और सबसे पहला उसमें जब रिक्रूटमेंट, आखिर हमको रिक्रूटमेंट किसका करना है, मैं किसको जाऊंगा बताने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम जुड़ते हैं तो जब एफआईएम करते हैं तो हम क्या एफआईएम में सबसे पहला काम करवाते हैं, बैठ के कम से कम हमको 20 25 50 या 100 लोगों की क्या करनी पड़ती है, लिस्ट हमको बनानी पड़ती है। हमारे बिजनेस के रॉ मटेरियल कौन है, लोग हैं। और रिक्रूटमेंट किसको करना है, लोगों को। तो हमको लिस्ट किसकी बनानी पड़ेगी, लोगों की हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है कि जब हम लोगों की लिस्ट बनाने जाएं तो बिल्कुल भी अब वहाँ पे थोड़ा सा लोग क्या बोलते हैं, जैसे प्रीजज करना या फिर ये तो नहीं करेगा या ये तो बहुत बढ़िया करेगा, या कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं कि सर मैं ऐसे वैसे लोगों को नहीं जोड़ता हूँ, एक ही बंदा मैं जोड़ता हूँ लेकिन वो एकदम बोलते हैं ना कि वो सुपर स्टार हो, मतलब इस तरह की चीजें। तो हमको, हमारा जैसे बिजनेस का नेचर मैंने शुरू में बोला, हमारा काम है लोगों को ज्वाइन करना, उनको बिजनेस के बारे में बताना। कौन कितना बड़ा कर ले जाएगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन स्टेप को हमको, बेसिक जो स्टेप्स हैं उसको हमको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा,
इस बिजनेस के रॉ मटेरियल हैं वो हैं लोग। हमको लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब हमने लिस्ट बना लिया है तो लिस्ट बनाने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, उनका अपॉइंटमेंट उनको लेना पड़ेगा, या फिर उनके हम घर जाते हैं, या फिर उनके अपने घर हम उनको बुलाते हैं, या फिर दूरी है तो हमारे पास डिजिटल जो भी हमारे पास ये सॉल्यूशन है, जूम मीटिंग्स का कुछ भी, यानी उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट लेने के बाद बैठ के बिजनेस के बारे में सारी की सारी जो हमारी प्रोडक्ट के बारे में, यानी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट हमारा होता है, वापस मैं एफआईएम का ही यहाँ पे नाम लूंगा कि यहाँ भी उसको हमको आगे करना होगा। यानी वो हमने किया, और उसको करने के बाद यानी पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी हमने दिया, यानी प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोफाइल हो गई, ये सारी चीज़ें। और उसको करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद अंतिम अगर स्टेप हमने अगर वहाँ पे थोड़ी भी हमारी चूक हुई तो भी हमारी ये मेहनत बेकार जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग करना। क्योंकि मैंने लिस्ट भी बना लिया, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लिया, मैंने मीटिंग भी कर लिया। मीटिंग करने के बाद ज़रूरी होता है उसको, यानी जैसे हम बोलते हैं ना सेल में, कि सेल को क्लोज करना। आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपने सेल को क्लोज नहीं किया तो आप बिल्कुल, आपकी वो मेहनत बेकार जाएगी। तो उसको क्लोज करना, क्लोज करने का मतलब क्या हो गया, उनको अपने साथ एसोसिएट करना। एसोसिएट करने के बाद कोशिश करें हम कि जब हम वो कर रहे हैं तो जरूर जो परचेजिंग का जो पार्ट होता है वहां पे भी कुछ ना कुछ, चाहे 2500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया हमारा, जो कॉरपोरेट आईडी है, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम 500 बिजनेस वॉल्यूम का ही करें, लेकिन सेल क्लोज करके उनको रिक्रूटमेंट करें। जब इस प्रोसेस में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे एक तो पहले अपना कॉन्फिडेंट और बिलीव लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो अभी ये एक बात हो रही है कि हम जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, हम जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो जो काम मैंने ये किया है, अब जिसके साथ सपोज हेतल मैम के साथ बैठ के मैं ये सारे प्रोसेस में कर रहा हूँ, तो हेतल मैम सिर्फ मेरे साथ जुड़ नहीं रही हैं, वो ये भी तो देख रही हैं ना कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। यानी अब आगे जब हेतल मैम काम करने जाएंगी तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पहले प्रयास में ही उनको ये भी बता दिया है कि आपको आगे क्या करना है। तो स्टेप ये बहुत मायने रखते हैं, और इसको हमको सिंसियरली करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर मैं और यहाँ पे ऐड करूंगा कि हम दूसरों को करवाने जब जा रहे हैं ना, तो एक बार खुद का भी मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। कि मैं एज एज ए लीडर अभी यहाँ पे मैं बात करूंगा कि हम भी तो अपना मूल्यांकन करें कि मैं टीम के लिए काउंसलिंग कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी मैं उनको बोल रहा हूँ, क्या वो काम मैं खुद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और इस मूल्यांकन के लिए एक ही काम मैं टास्क दूंगा, वो है जब ये मीटिंग खत्म होगी आप सब अपनी आईडी को ओपन करना मीटिंग खत्म होने के बाद, और जाके देखना कि आपने रिक्रूटमेंट आपने लास्ट कब का किया है। तो आपको पता चलेगा बिजनेस आपका किस दिशा में जाने वाला है। तो बहुत जरूरी है 4 बेसिक को फॉलो करना। बेसिक को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से अगर हमने हटाया, स्टोनिया वन से हमने हटाया, या अपने प्रोसेस से हमने हटाया, तो हमारे साथ दुर्घटना होगी ही होगी। एक सीधा मैं सवाल बोलूंगा, सपोज मेरे पास 4-5 मैंने लोगों को रिक्रूट कर दिया, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, मैं एग्जीक्यूटिव बन गया, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन गया, जैसे तैसे करके मैं बहुत दम लगाया तो मैं मैनेजर तक भी चला गया। लेकिन क्या वो 4-5 लोगों से ही मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा? क्या उसी 4-5 लोगों से मैं डीजीएम बन जाऊंगा? क्या उसी 4-5 लोगों से मैं जीएम बन जाऊंगा? और गोल तो हमारा यही है ना कि जीएम बनना है, डीजीएम बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है। तो हमको लगातार जी। रिक्रूटमेंट को लगातार 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 जब तक हम उसको, मैं अपनी पर्सनल अगर मैं बात करूं तो जहां भी मैं मीटिंग करता हूं और जहां भी ये विषय आता है, तो बड़ी ईमानदारी से मुझे लगता है कि उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। मैं कभी कभी दिखा भी देता हूँ, दिखाता हूँ बाद में, पहले उनसे पूछता हूँ कि आप जो यहाँ पे फंसता है कि सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे लोग सुन नहीं रहे हैं, या फिर मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं मीटिंग नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा एक ही सवाल होता है, वो है आपने लास्ट रिक्रूटमेंट कब किया था? और जी। जहां भी उनकी बातों में ये लगता है कि वो कुछ भी जैसे बोलते हैं ना गोल मटोल बातें करना, तो कुछ समझाने से पहले पहले अपना पिक्चर हम दिखा दें कि ये देखो मेरा अब तक का ये हमारा रिक्रूटमेंट है। और फिर मैं ऑप्शन में जाता हूँ जो हमारा डिटेल है, लास्ट रिक्रूटमेंट मैंने कब किया है। यानी बोलते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा बिजनेस है कि प्रमाण की जरूरत पड़ती है। लोग बोलते हैं सर मैं, करेक्ट। मुझे पता है ना मैं करता हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा हम्म। हूँ। पता होने से, मेरे पता होने से नहीं होता है, टीम को भी पता होना चाहिए, मार्केट को भी पता होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट।
और रिक्रूटमेंट में 4 बेसिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 4 बेसिक को किसी भी कीमत पे हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो इसको करेगा वो फिर क्या करेगा, फिर वो हर समय चैलेंज में रहेगा, हर समय उसके सामने सवाल खड़ा रहेंगे। यस सर। थैंक यू कृष्णा सर। सुनील सर, कृष्णा सर ने 4 स्टेप बताए। क्लाइंट आइडेंटिफाई करना यानी लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना, उनके साथ प्रेजेंटेशन करना और क्लोज करना। मुझे ऐसा लगता है और मैंने देखा भी है, लोग 1-2 स्टेप छोड़ देते हैं, बिना अपॉइंटमेंट का चले जाते हैं, बिना लिस्ट का शुरू करते हैं। अगर मैं बिना अपॉइंटमेंट का किसी से डायरेक्ट मीटिंग करने चला जाता हूं, इसका परिणाम क्या हो सकता है? या फिर कोई भी एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ के कोई दूसरा स्टेप ले लेता हूं, क्या वो मेरा बिजनेस मीटिंग क्लोज होने का संभावना है? सर, आपने अपॉइंटमेंट के बारे में बात की। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि रिक्रूटमेंट में आपके जो बेसिक्स के जो स्टेप हैं, अगर आपने किसी भी स्टेप को जंप किया तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपना उस रिक्रूटमेंट को एक प्रोफेशनल ऑन बोर्डिंग लूज कर सकते हैं। वहाँ पे उसको हम प्रोफेशनलिज्म नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले सही तरीके से अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है कि सामने वाले से हमने काइंड परमिशन ले ली कि मैं आपसे कोई कंसेप्ट, कोई चीज शेयर करने आ रहा हूँ। तो राइट नाउ ही इज आल्सो मेंटली प्रिपेयर कि हाँ, मुझे सुनील जी मिलने वाले हैं और उन्होंने मुझे मेरे कोई बिजनेस के बारे में, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, इसको एक फॉर्मल रिक्रूटमेंट कहते हैं। रजिस्ट्रेशन इज फॉर्मल रिक्रूटमेंट। पर उसके बाद का जो एक्सरसाइज है, उसकी साथ बैठ के लिस्ट बनवाना, फिर उसको बताना कि ये प्लान कैसे शो करना है, उसका होम मीटिंग, पहला होम मीटिंग करना, एफआईएम करना उसका। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फॉलो। आप जब पहली बार किसी को कंसेप्ट शेयर करने जाते हैं तो पहली मीटिंग में बहुत कम लोग हैं जो डिसीजन ले लेते हैं। हो सकता है कोई लाइजनिंग में आपसे अपने कार्डिनल्स तो शेयर कर सकता है कि ये ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लो, आप रजिस्टर कर दो। पर वो जो अंदर से डिसीजन लेना होता है कि मुझे इसको एज ए कैरियर बिल्ड करना है, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। वो हेल्थ के रूप में हो सकती है, वो फाइनेंस के रूप में हो सकती है, वो लाइफस्टाइल के रूप में हो सकती है। वो कन्विंसिंग आने में थोड़ा सा समय लगता है। हो सकता है वो किसी इवेंट से आए, हो सकता है वो आपकी सेकंड मीटिंग से आए, कहीं से भी हो सकती है। तो हमें रेगुलर फॉलोअप करना या उसको एंगेज करके रखना। अगले 30 to 90 डेज, 30 दिन आपने अगर कंटिन्यू एंगेज किया तो बात आगे बढ़ती है। तो वो एंगेजमेंट जरूरी है, बिकॉज पहले 90 दिन में यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना ट्रस्ट लूज कर जाते हैं और जैसे आते हैं उससे तेजी से बाहर भी हो जाते हैं। तो सबसे क्रिटिकल टाइम फ्रेम है किसी व्यक्ति को लेके आने के साथ साथ उसको सस्टेन करना। और वो सस्टेन तभी हो सकता है जब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी स्टेप अगर जंप करने की कोशिश की। तो बहुत बार मैंने देखा है कि हमारी बहुत फंकी सी अप्रोच रहती है कि जैसे ही ज्वाइन हुआ, बस ऐसे लगता है कि हम कल ही उसको अमीर बना देंगे और रातों रात पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस क्या हो जाएगा। इस तरह की जो अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो पैदा कर सकती है किसी शख्स के डिसीजन लेने के लिए, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब वो व्यक्ति को एक्चुअल में समझ में आएगा कि व्हाट इज द राइट प्रोसेस फॉर द ग्रोथ, की ये बिजनेस बड़ा कैसे होगा, मुझे क्या कौन से स्टेप करने हैं, और कैसे मैं खुद चार्ज लेके एक ओनरशिप की तरह, जैसे बिजनेस मैंने एक दुकानदार सुबह दुकान का शटर खोलता है और उसका एक अपना समय है और वो हर रोज वही सेम चीजें रिपीट करता है। वो उस तरह की ओनरशिप आना, वो डेडिकेशन तभी आएगी जब उसकी उसको अंदर से ये कन्विंसिंग होगी कि ये दिस इज द बिजनेस जो मुझे वास्तव में कुछ दे सकता है। और वो एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक्सरसाइज, सेम चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस वास्तव में बिल्ड करना चाहते थैंक यू सुनील सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में सुनील सर ने बताया, फॉलो अप। मुझे लगता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जितना इम्पोर्टेंट है, फॉलो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रिक्रूटमेंट कर दिया, उन्होंने
बोला ठीक है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लो, आप मेरा आईडी बना दो, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, परचेज नहीं किया, और हमने उनको फॉलो भी नहीं किया। हो सकता है वो मेरा दूसरी कॉल पे स्टार्ट कर लेता, तीसरी कॉल पे स्टार्ट कर लेता। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सिर्फ एक दो कॉल या फिर एक दो फॉलोअप की वजह से। सो रिक्रूटमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट फॉलोअप भी है। आगे बढ़ेंगे हेतल मैम आपकी तरफ। रिक्रूटमेंट की जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसके लिए हमें लिस्ट चाहिए, जैसे विवेक सर ने भी कहा, कृष्णा सर ने भी कहा, आपने भी कहा, सुनील सर ने भी कहा। एक तो कृष्णा सर ने कहा कि हम प्री जज ना करें, हम ये नहीं सोचो ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ पैरामीटर्स पे एक लिस्ट बनाना शुरू करें? फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे को नीड है, ये पॉजिटिव सोचता है, ये पढ़ा लिखा है, उससे हमारी लिस्ट की कन्वर्शन होने का चांसेस ज्यादा हो। को लिस्ट को बनाने के दौरान क्या हम कुछ चीजों को ध्यान में रखें? इस तरह के कैटेगरी को हम चुने, ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो कौन सा पैरामीटर हम चुने? पहले हम हैंड रिटन लिस्ट लिखते थे, अभी पीडीएफ वाला फैशन बहुत चला हुआ है कि पूरे कॉन्टैक्ट ही लोगों के प्रिंट कर लो और वो बुक लेके ही काम स्टार्ट कर दो, वो भी एक अच्छा तरीका है। फिर उस लिस्ट को ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हमारे घर जब मेहमान आते हैं ना, तो हम उनके हैबिट, उनके शौक के हिसाब से मेन्यू डिसाइड करते हैं और फिर वो उनको एग्जैक्टली। परोसते हैं और वो हैप्पी होके उसको एंजॉय करते हैं। अगर कोई बहुत बुजुर्ग आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं परोसोगे। अगर ट्रू। यंग जनरेशन आई है तो आप डेफिनेटली नाचोस, टाकोस या ऐसी चीजें या पिज्जा पास्ता सर्व करना पसंद करोगे। तो सबसे पहले हमारी जो लिस्ट है या हमारे जो आईबीए जुड़े हैं, उनकी जो लिस्ट है ना, उसमें हमें बैठ के थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है कि हु इज द इंडिविजुअल, और उसकी लाइफ के कुछ चीजें, कि जैसे उसका लोकेशन क्या है, उसके घर में कौन कौन है, वो कितने बड़े घर में जी रहे हैं, उनकी सालाना इनकम अगर किसी को पता है, उनको पता है तो वो समझ लें। फिर उनके घर में प्रोडक्ट्स की क्या नीड हो सकती है, क्या वो यंग फ्यूल से एक्साइट होंगे, ये कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लें सामने वाले से। और फिर अगर वो कॉलिंग करें तो वो कॉलिंग में वो राइट चीज बात कर पाएंगे। अगर कोई बहुत फिनेंशियली वेल ऑफ है और कोई एक्स्ट्रा इनकम का मूड नहीं है, और अगर सामने वाले ने कॉल करके बोल दिया कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, वो सीधा कॉल जीरो हो जाएगा। सामने वाला कह देगा मुझे वक्त नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, और फोन डाउन होगा। हो सकता है वह ट्रू। एंटी एजिंग की बात की जा सके, उनके पेरेंट्स के लिए यंग फ्यूल की बात की जा सके, तो वो हो सकता है विलिंगली पूरे परिवार के लिए यंग फ्यूल ऑर्डर कर देंगे। तो हमें वो लिस्ट पे ना होमवर्क करना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी करेक्ट। होगी कि हु इज माय प्रोस्पेक्ट एंड व्हाट डज माय प्रोस्पेक्ट नीड। हर इंसान की ना अपनी एक नीड होती है, वो फाइनेंस की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती, कोई भी चीज की हो सकती है। तो लिस्ट को पहले समझना जरूरी है, और समझने के बाद अकॉर्डिंगली हमें इनवाइट करना जरूरी है। अगर इनविटेशन राइट होगा, 50% काम वही हो गया, करेक्ट। क्योंकि सामने वाला हैप्पी है कि जो मुझे चाहिए उसके लिए कोई आ रहा है, तो वो हमें करेक्ट। वेलकम करेगा। अदरवाइज वो भी लोड लेगा कि अब ये आके बैठ जाएंगे और मैं इन्हें मना नहीं कर पाऊंगा। तो वैसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चीज कि भाई हमें अपनी लिस्ट को बाइफरकेट करना होगा। रिमार्क कॉलम जरूर बनाएं अपनी लिस्ट में, कि उस व्यक्ति की करेक्ट। कोई स्पेशलिटी, कोई चीज अगर आपके जो आईबीए हैं उनको पता है, तो वो उनसे नोट करा लें। कोई है जो हेल्थ के लिए कुछ भी करेगा, कोई है जो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और उनकी फैमिली उस चीज से उनको बाहर लाना चाह रही है, वो उनका पेन पॉइंट है। तो वहां हमारा लिवोवन सिरप भी बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो ट्रू। वो चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उस लिस्ट पे एफर्ट लेना है।
और सर कभी भी ना हमें अपनी टीम्स को डायरेक्टली लिस्ट देके ये नहीं कह देना है कि अभी आप कॉलिंग करिए और लोगों को बुलाइए। वी नीड टू डू इट एज अ थ्री वे कॉल। सपोज इट्स लाइक आपने मुझे रिक्रूट किया है, तो सर अगर आप मेरे साथ 10-15 फोन कर लेते हैं ना, तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगी। क्या है यार, मुझे यही बात करनी है लोगों से। ये ट्रू। प्रोफेशनल भी हो जाएगा, ये लाइव डेमो भी हो जाएगा। और जब हम 10-15 कॉल अपनी टीम के साथ कर लेते हैं, तो टीम बाद में उस रूटीन में आने लगती है। तो उसके लिए वेडनेसडे हमारा कॉलिंग डे है। ऑल करेक्ट। ओवर द कंट्री हम सबको कॉलिंग करनी ही है। तो माइट एज वेल सारे लोग उस दिन अपने पीडीएफ लेके बैठे और मिलजुल के कॉलिंग करें। इससे फोन भी अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, नहीं तो भारी लगने लगता है। ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है हम सब ने यहाँ पे डिस्कस किया, कृष्णा सर ने भी उसके स्टेप्स बताए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि बहुत बार लोगों को या फिर हमें पता नहीं होता हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे हो रही है हमें नहीं पता। तो कृष्णा सर आप थोड़ा सा हाईलाइट करें, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कॉमन मिस्टेक्स लोग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे कि सर लोग, क्या होता है जब नए होते हैं तो जाहिर सी बात है, लोगों का देख के कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट, ये इनकम, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी मैं जानबूझ के नहीं बोल सकता है, अनजाने में गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं, जितना हमको बात करना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा हम लगते हैं बात करने। जो वहाँ पे हमको बातें करनी है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बातें करना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये गलतियाँ एक होती है। और ये एक्साइटमेंट के चक्कर में ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा, इंटेंशनली लोग नहीं करते हैं। एक्साइटमेंट में ये होता है कि नहीं मैं करूँगा तो मेरा भी काम जल्दी, अल्टीमेटली इसके पीछे यही मकसद होता है कि मैं भी जल्दी से ग्रोथ करूँगा, मेरा भी बिजनेस करेक्ट। तेजी से आगे बढ़ेगा। पहला तो ये है, यानी बहुत ज्यादा बातें करना। बातों में भी कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो खास करके एस्टोनिया वन में तो मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल लाइक बैन है। बैन क्या है, हम इनकम को, कभी कभी क्या होता है कि अभी बंदा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन इस तरह से इनकम के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। अगर एक चीज हमको हमेशा समझना है कि आज अगर, सपोज मैं हेतल मैम को ही कोट करके बोलूंगा कि हेतल मैम के साथ अगर मैं आज बैठा हूं तो आज हेतल मैम नहीं है, प्रेशर है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा, जब वो कुछ मीटिंग्स में बैठेंगी, जब उनको चीजें पता चलेंगी, तो अगर आज मैंने कुछ भी इस तरह की, अगर ज्यादा मैंने बातें की है या बढ़ा चढ़ा के बातें की है, या फिर सीधे मैं एक शब्द बोल लूं कुछ गलत बातें की हैं, झूठ मैंने बोला है, और जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब उनको इन चीजों का पता चलेगा, तो मेरे बारे में मूल्यांकन ये क्या करेंगे, यानी मेरी इमेज क्या होगी, हमको तो ये भी देखना है। अब दूसरी चीज, करेक्ट। इस्टोनिया वन का जो प्लान है ना, इनकम की जो मैं बात कर रहा था, बढ़ा चढ़ा के, चाहे ये स्वाभाविक सी होती है एक्साइटमेंट के चक्कर में, लेकिन हमारा प्लान है, प्लान का सीक्वेंस ऐसा है ना, जैसे अगर मैं आज मैनेजर हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड में जाके कि मैं ये सारे काम करते करते कि मेरा, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो मैनेजर का है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। तो पहले तो अब यही सोच लेना है कि अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी 1.5-2 लाख रुपए की इनकम का मतलब कि जो प्लान है, मैं सीधे सीनियर मैनेजर पे चला जाऊंगा, या डीजीएम तक भी मैं पहुंच सकता हूँ, सीनियर मैनेजर से डीजीएम तक मैं पहुंच सकता हूँ, ठीक है। यानी हर चीज का हमको यहाँ पे हमारे प्लान में, और जो हमारा पूरा, यानी एक शब्द मैं बोलूंगा, जो प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, वो इतना सटीक और इतना क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कि आज किसी को भी अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो कल जरूर मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब वहां पे एक बात जरूर बोलते हैं ना कि उसको कवर कर सकते हैं, अरे नहीं मैम मैं भी नया था तो मैंने ऐसा बोल दिया था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये खैर कवर करने वाली बात हो गई, लेकिन नहीं, हमको कभी भी जब हम कहीं बैठ रहे हैं तो हमको कुछ भी ओवर, अच्छा, ज्वाइनिंग हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे, इसके चक्कर में ओवर कमिटमेंट करना, ये भी बातें वहां पे होती हैं। कमिटमेंट करने के साथ साथ, अभी मैं महाराष्ट्र में ही मैं, और 2 दिन पहले जहाँ पे था, एक सज्जन जब मीटिंग खत्म हो गई जाने लगे तो सीधे बोले कि सर पावर लिक तो मतलब मिल जाएगा ना, ऐसे ही उनका लिटरली सब था, पावर लिक तो मिल जाएगा ना। मैंने बोला कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब वहां पे दो बातें थी, चूंकि उनके बारे में जो मुझे बताया गया था कि
बहुत मतलब अनुभवी लीडर हैं, 12-15 साल उनको हो गया, दुनिया भर की चीज़ें। तो अब वहाँ पे अगर लालच मेरे मन में आती तो एक बार जॉइन करने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता था। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ होता है यहाँ पे। नहीं, जो नहीं होता है वो हम नहीं बोल सकते। अगर वो हमने बोल दिया शुरुआती दौर में, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, इसके लिए हमको तैयारी ओह, करनी पड़ती है। बल्कि वो बंदा अगर आपने सही चीजें बोली है, और जो हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, मीटिंग के बाद जाने के बाद कुछ और भी लोग बोलते हैं ना कि दूसरी जगहों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमको चेक भी करेंगे कि देखते हैं इनकी या फिर कितने हैं या के काम करने में है। यानी कुछ अच्छे लोग ऐसे भी मिलते हैं ना जो हमको चेक करते हैं कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। और एथिक्स का तो मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि उससे कोई कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। तो जब हम सही तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, कोई मैटर नहीं करेगा कि आप नए हैं, यानी मैं नया हूं या आप सीनियर लीडर हैं। अगर कोई अच्छा इंसान है और सही तरीके से हमने उसको बातों को सामने रखा है ना, तो जाने के बाद अगर कई जगह से वो चेक भी करेगा और सारे पैरामीटर पे अगर मैं खरा उतरा, तो वो जरूर वो मेरे बारे में सोचेगा ही सोचेगा कि बंदा भले ही नया है लेकिन उसने मुझे बहुत सही जानकारी दी है। और जरूर उसके दिल में एक जगह आएगी कि नहीं, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। ठीक है, तो हमको ओवर कमिटमेंट, कुछ भी हम झूठ बोला या फिर अच्छा हाँ, कुछ लोग प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं, आज मैं देखता हूँ कई सारे लोग एक्साइटमेंट में क्या बोलते थे, यस सर 100% गारंटी है। बिजनेस में 100% की कोई जगह ही नहीं होती है। कौन बोल सकता है बिजनेस में 100%? लेकिन यहाँ पे 100% बोलते हैं कि एकदम गारंटी है प्रोडक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं? तो वहां पे थोड़ा सा हमको बोलते हैं ना कि जो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है, या मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि थोड़ी सी डिप्लोमेटिक भी हम बात कर सकते हैं। मैं तो अक्सर बोलता हूँ इसी चीज को कि सर अभी तक पिछले लगभग 2.5 साल में तकरीबन 80% से ज्यादा रिटेंशन रेशियो है। खास करके मैं जितने अभी तक मैं जब से काम कर रहा हूँ, अगर मैंने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया है तो उसमें 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनको बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस तरह से मैं बात को रख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर बोल दिया कि सर एकदम आप बिंदास रहे, मैं अपने गुजरात की भाषा में बोलता हूँ बिंदास रहो सर, 100% रिजल्ट आएगा। इसको भी, इससे भी हमको बोलने से बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर 100% हमने बोला तो एक चीज तय है कि हमने गले में क्या बांध लिया है, हमने खुद ही प्रेशर ले लिया है। वो थोड़ा भी कुछ होगा तो सबसे पहले हमको वो पकड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमको, यानी ओवर कमिटमेंट वाली कोई भी बात है, अति उत्साह के चक्कर में बोलना या जानबूझ के बोलना, इससे हमको बचना चाहिए। ये जब इससे हम बच जाएंगे तो हमारे बारे में एक राय बनेगी कि नहीं ये बहुत जेन्युइन प्रोफेसर। जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं रहमान जो बोलते हैं वो हो जाता है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि रहमान सर वही बोलते हैं जो होने के चांसेस होते हैं, वही बात करते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो एकदम वो सर के ऊपर से जाए। तो एक रहमान सर के बारे में क्या बन गया, एक पर्सन बन गया किस चीज का, कि रहमान सर जो बोलते हैं वो होता है। लेकिन हकीकत ये है रहमान वो बोलते हैं जो होने वाला होता है, या जो सही है वही बोलते हैं, तो उसको होना ही होना है। तो जब ये इमेज हमारी बन, डायरेक्ट सेलिंग एक और काम है वो है मार्केटिंग का, यानी इमेज अगर मेरी अच्छी बन गई है तो नेटवर्क बिजनेस ये सब तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए, अति उत्साह से बचना चाहिए, गलत कमिटमेंट से बचना चाहिए। कुछ भी हम बोल के और किसी भी कीमत पे ज्वाइन लेना, ये रहेगा, हो सकता है तुरंत हम फायदा मिल जाए लेकिन आगे के लिए जरूर हमारे लिए भी और नेटवर्क के लिए भी नुकसान होगा। जी सर। थैंक यू सो मच कृष्णा सर। सुनील सर का नेटवर्क इशू है, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट। एक आखिरी सवाल हेतल मैम आपसे पूछूंगा। अब जैसे हमने अभी बात किया कि बहुत बार लोग रिक्रूटमेंट शुरू ही नहीं करते, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक्साइटमेंट पे आज ज्वाइन किया कल ही शुरू कर देते हैं, फोन ही कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट से पहले हमें कौन सी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, पूरा रेडी होके क्या क्या चीजों का ध्यान रखना, और उसके बाद मैं एक्चुअली तैयार हूं कि मैं रिक्रूटमेंट करने के लिए निकलूं, वो थोड़ा सा तैयारी बताए। कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट रेडी कैसे होगा? सर, डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग फेजेस होते हैं। इनिशियली एक्साइटमेंट फेज होता है
जब नॉलेज कम होती है, पैसा कम होता है, बट एक्साइटमेंट एकदम पीक पे होती है। फिर धीरे-धीरे एक फ़ेज़ आता है जहाँ एजुकेशन होता है, पैसा भी थोड़ा बहुत आने लगा होता है, एक्साइटमेंट भी कंट्रोल्ड होती है। तो जो इनिशियल फ़ेज़ होता है वो एक्साइटमेंट के बदौलत लोगों को जॉइनिंग की जाती है। कि वो बोलते हैं ना, एक ऐसा फ़ोन होता है कि जिसमें इंसान बोल देता है, अरे मैंने चालू कर दी है, तुम भी कर लो, और लोग जुड़ भी जाते हैं। एक्साइटमेंट इज़ कंटेजियस, तो लोग जुड़ भी जाते हैं। बट कोशिश ये करनी है हमें कि एक्साइटमेंट के साथ एजुकेशन और एम्पावरमेंट की एक जगह हो। हमें ये नहीं है कि इंसान अपनी पीएचडी कर ले पूरी एस्टोनिया के बारे में और फिर जाके शुरुआत करे। बट वो एक बेसिक प्रोडक्ट की चीज़ें जान ले, इतना जान ले कि कौन से पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम बीएससी लिस्टेड है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटीज़ क्या-क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें हमारी अगर वो जान ले, और प्रोडक्ट और प्लान हो सकता है वो पहली बार में पूरा दे पाए, ना दे पाए। एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग थिंग्स। बट बेसिक्स कुछ अगर सामने वाले को आ जाए, और वो शुरू के 5 या 6 प्रेज़ेंटेशन अगर उनके मेंटर अवेलेबल हैं, डिजिटली या फिज़िकली, और वो उनके साथ सहकार से कर ले। एक 5-6, ज़्यादा नहीं, 5-6 प्रेज़ेंटेशन अगर वो सपोर्ट लेके कर लेंगे, तो वो 5-6 प्रेज़ेंटेशन में ओपनिंग कैसे करनी है, आइस ब्रेकिंग कैसे करनी है, हॉट बटन कौन-सा कैसे दबाना है, फिर प्रोडक्ट और प्लान कैसे बोलना है, ये अगर वो समझ लें, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो पाएँगे। कई बार सर ये करेक्ट। होता है कि इंसान खुद ही शुरू हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है। थोड़ा-सा इनिशियली अगर आप फ्रेशर हैं तो सपोर्ट ले लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि आधी ज़िंदगी कट गई है लेकिन वो खुद प्लान नहीं कर रहे, उन्हें अभी भी अपना मेंटर चाहिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक 5-6 प्रेज़ेंटेशंस आर फेयर इनफ कि कोई भी व्यक्ति उनको ऑब्ज़र्व करे, उसमें से नोट्स बनाए या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले। मैंने बहुत करेक्ट। सारी बार लोगों को तैयार होते हुए देखा है बाय जस्ट रिकॉर्डिंग द मेंटर, कि वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में 8-10 बार उसको सुन लेते हैं ट्रैवल वगैरह करते वक़्त, एंड दे आर रेडी टू बी अ प्रेज़ेंटर। वंडरफुल। तो ये करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो मोबाइल में बहुत जगह ले लेती है और फिर आप उसको किसी दिन परेशान होके डिलीट कर देते हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग ट्रू। बहुत कम स्पेस लेगी, और कभी भी आप कान में आप अपना ब्लूटूथ लगा के आप उसको बार-बार सुन के प्रिपेयर हो सकते हैं। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि हमें लर्न करना है और फिर हमें प्रेज़ेंट करना है। और कभी भी कोई भी प्रेज़ेंटेशन परफेक्ट नहीं होता। कोई भी प्रेज़ेंटेशन करेक्ट। परफेक्ट नहीं होता है। आपको मार्केट में जाना है, प्रेज़ेंट करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम अ परफेक्ट प्रेज़ेंटर। आज भी एक एक प्रोनाउंसिएशन है जो मुझे पूरे पीडीएफ में कई बार मेरा रुक जाता है, मुझे नहीं आता आज भी वो। मीन्स मैं अटक जाती हूँ, तो मैं ऊपर-नीचे के 1-2 इंग्रीडिएंट पढ़ के आगे चली जाती हूँ। तो इट्स ओके, मीन्स ऐसा नहीं है कि जितना डॉक्टर नरवाल सर बोलते हैं या ईश्वरपुर सर बोलते हैं वो सब हमें बोलना पहले ही आ जाएगा। वी विल हैव टू गिव आवरसेल्व्स सम टाइम, बट इसका मतलब ट्रू। ये नहीं है कि हम फील्ड पे ना उतरें। हमें उतरना होगा, हमें प्रेजेंटेशंस करने होंगे, हमें खुद के भी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करने होंगे, और उसको भी बार-बार सुनना होगा कि हम क्या गलत बोल रहे हैं। क्या हम ऐसी कोई चीज़ बोल रहे हैं जो सामने वाले को नहीं जम रही है? और सर हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में हमें कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग वाले बहुत बार खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि हम बाकी सबको कई बार चिल्लर समझने लग जाते हैं। तो वी हैव टू नेवर एवर ऑफेंड एनीबॉडी। हर प्रोफेशन की वैल्यू है, हर व्यक्तित्व की वैल्यू है, हर इंसान की वैल्यू है। कई बार लोग बोल देते हैं, आप 5-5 साल, 10-10 साल पढ़ के आईएएस बन गए, यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, हमारे लीडर आपसे ज़्यादा कमाते हैं। तो
ये हमने डी-एडिफाई कर दिया किसी को, हमें वो नहीं करना है। हमें हर व्यक्ति, हर प्रोफ़ेशन, हर मीन्स बोलते हैं ना, व्यक्तित्व को एडिफाई करते हुए अपने फ़ायदे बताने हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस क्या है। बहुत बार हम बिज़नेसमैन को डी-एडिफाई कर देते हैं कि वहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है। अरे हमारे भी तो पेरेंट्स ने किया है ना, जॉब्स किए, बिजनेस किए, तो वी कैन नॉट डी एडिफाई एनीबॉडी। बहुत बार ये करके हम वो प्रोस्पेक्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तो ये न करते हुए हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने हैं। नहीं पता कब किसका मूड बदल जाएगा और वो आपके साथ एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करेगा। सर आप म्यूट हैं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हमने की हैं। मैं मानता हूँ, और दुनिया के जितने भी बेहतरीन डायरेक्ट सेलर रहे, जैसे अभी 3 लोग मेरे साथ भी थे जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर रहे। रिक्रूटमेंट इस बिजनेस का जान है। रिटेलिंग एक हद तक का एक छोटा सा इनकम ज्यादा भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन। एक डॉक्टर बहुत रिटेल कर सकता है, बट आमतौर पे ज्यादातर बिजनेस का जो क्रेडिबिलिटी है वो रिक्रूटमेंट और टीम से आती है। एंड इट्स ए गैदरिंग ऑफ टीम, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टीम, इट्स ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग पीपल ऑफ लाइक माइंडनेस। और ये प्रोसेस बहुत ही स्किलफुल है। हम जितना ज्यादा स्किलफुल होंगे, हम जितना सीख के प्रैक्टिस करेंगे, हमारा काम उतना आसान होगा। सो हमें आराम से, टेक योर टाइम, आराम से सीखें, प्रैक्टिस करें एंड गो टू फील्ड। ये आसान है, और आपके मेंटर हमेशा आपका साथ देंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और कोई भी इंसान, आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, आप कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, आपको कुछ भी ना आता क्यों ना हो, आप ये कर सकते हैं अच्छी तरह से सीख के। और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए आपको अपॉइंटमेंट दिया है। तो ये स्मूथ है, आसान है, किया जा सकता है। बस हमें एक चीज मान के रहना चाहिए, मेरे खुद की प्रेजेंटेशन से जो पर्सन मेरे साथ जुड़ेगा वो 15 मीटिंग से ही जुड़ेगा, उससे पहले नहीं जुड़ेगा। पहला 14 मीटिंग मेरे लिए ट्रायल है, ये हमें मान के चलना है। सो थैंक यू सो मच हेतल मैम, कृष्णा सर, सुनील सर। इस मीटिंग में विवेक सर भी थे, कलल सर भी थे, लेकिन टाइम कम होने के कारण मैं उनको पैनल पे ऐड नहीं कर पाया। इस तरह का जो सेशंस होता है, आई बिलीव कि आप सभी को, सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत फायदा होता है। और इसको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, फॉलो करें और अपने टीम तक पहुंचाएं। वंस अगेन आई वांट टू थैंक ऑल द वैल्यूएबल स्पीकर्स, हेतल मैम, कृष्णा सर एंड सुनील सर। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, सो मच, एंड थैंक यू थैंक सो यू मच। लवली ऑडियंस।